गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर फ्रॉम सुरु स्कूल कोसली। बेटा हम लोग आज अकाउंटिंग इक्वेशंस पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना। एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी थी, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर फंडामेंटली लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये फंडामेंटल इक्वेशन है बेटा, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए स्टेट द फंडामेंटल इक्वेशन, तो केवल यही बताएंगे, इसके अलावा कोई फंडामेंटल इक्वेशन आपकी नहीं होती। हालांकि इसको लिखने के तरीके बहुत सारे हैं। मैं लिख सकता हूं लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस में कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस में लाइबिलिटी। बट फंडामेंटल की जब बात की जाए तो ओनली एंड ओनली वन इज देयर, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, जिससे बाकी इक्वेशन हमने ड्राइव्ड करी है, ठीक है ना। ये इससे हमने निकाली है, ये इससे इक्वेशन बनी है, लेकिन फंडामेंटल आपकी केवल एक ही है, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है ना। तो यहाँ पर एसेट्स का मतलब आपको पता ही है, कोई भी पार्टिकुलर ऐसी थिंग जिस पर बिजनेस का ओनरशिप होता है, बिजनेस की जो प्रोप्राइटरीशिप होती है, उसे हम एसेट्स बोलते हैं, जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करते हैं और एक इकोनॉमिक यूनिट के तौर पे काउंट किया जाता है। और लाइबिलिटीज का मतलब होता है ड्यू ऑब्लिगेशंस, जो हमें आउटसाइडर्स को पेड करना है। कैपिटल मतलब द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू बिजनेस, उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, आज आप लोग जो है अपने आंसर्स टिक करके रखेंगे। मैं किसी का नाम यहाँ अनाउंस नहीं करूंगा किसने क्या आंसर दिया। बाद में एट द एंड हम लोग आपसे बात करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। चलिए, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 5, और किसी की बुक में हो सकता है ये चैप्टर नंबर 6 भी हो। जैसे डीके गोयल सर की बुक में चैप्टर नंबर 6 है, और जो टीएस ग्रेवाल है उसमें चैप्टर नंबर 5 है। चलिए, व्हाट इज टू बी इफेक्ट ऑफ पेइंग ₹5,000 टू क्रेडिटर्स इन कैश ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आप क्रेडिटर्स को 5,000 रुपये पेड करते हो तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है अकाउंटिंग इक्वेशन पर, तो आपको ये बताना है। देखिए, जब क्रेडिटर्स की पेमेंट हो रही है मतलब क्रेडिटर्स मेरे डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, और कैश भी मेरा डिक्रीज हो रहा है विद ऑफ ₹5,000, तो मतलब कैश घट जाएगा 5,000 से और क्रेडिटर भी घट जाएंगे। तो सर्च करिए कौन सा ऑप्शन है। कैश डिक्रीजेज कैपिटल डिक्रीजेज नहीं, कैश डिक्रीजेज कैपिटल इंक्रीजेज नहीं, कैश डिक्रीजेज क्रेडिटर इंक्रीजेज नहीं, कैश डिक्रीजेज क्रेडिटर डिक्रीजेज। मैंने आपको बताया क्रेडिटर की पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर घटेंगे, कैश घटेगा, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। If the capital of a business is rupees 5 lakh and outside liabilities are rupees 2 lakh, then calculate total assets of the business. तो fundamental equation आप लगाइए, assets is equal to liabilities plus capital. Now here capital is rupees 5 lakh and liabilities is rupees 2 lakh. Then what would be your assets? That is 7 lakh. तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, अगर बैंक में पैसा आप जमा कराएंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो कैश जो है आपका वो इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी कैश जो है आपका वो डिक्रीज हो जाएगा, और बैंक बैलेंस जो है आपका वो इंक्रीज हो जाएगा। माफी चाहूंगा कि नेटवर्क जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। एक बार फिर से शेयर करते हैं, और मुझे बताइए क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। चलिए, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना। पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड पर थे हम लोग, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो मैंने कहा था कैश इससे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और बैंक बैलेंस आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर कैश घट रहा है बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कैश क्या है? हमारी एसेट्स है, और बैंक क्या है? ये भी हमारी एसेट्स है, ठीक है। तो कैश और बैंक दोनों अगर एसेट्स हैं तो इम्पैक्ट क्या होगा? एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है। तो करंट एसेट्स, दोनों करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स में इंक्रीज भी हो रहा है और फिक्स एसेट डिक्रीज हो रही है, नहीं ये नहीं होगा हमारा आंसर। करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है और करंट एसेट डिक्रीज भी हो रही है, करंट एसेट बढ़ भी रही है और करंट एसेट से घट भी रही है। बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, करंट एसेट से डिक्रीज हो रही है, दोनों ऑप्शन सेम आ गए। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ करंट एसेट्स क्या है? बढ़ रही है, हाँ ठीक है। करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये ऑप्शन गलत है। दोनों घट नहीं रही है, एक घट रही है एक बढ़ रही है। करंट एसेट्स डिक्रीजेस, फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीजेस, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? थर्ड का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलें आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, सोल्ड गुड्स टू सुरेश कॉस्टिंग ₹18,000 फॉर ₹20,000 इन कैश। 18,000 का सामान 20,000 में हमने सेल कर दिया, वो भी नगद। तो मतलब 2,000 रुपये हमने क्या कमाया है, प्रॉफिट कमाया है। 2,000 हमने क्या कमाया है, प्रॉफिट। ठीक है, स्टॉक हमारा डिक्रीज हुआ है कितने से, 18,000 से। और कैश जो है वो इंक्रीज हुआ है कितने से, 20,000 से। ये इम्पैक्ट आए हैं इसके। कैश इंक्रीजेज, स्टॉक डिक्रीजेज, प्रॉफिट प्लस हुआ है। तो इसे इसे हमारा क्या होगा, कैपिटल भी प्लस हो जाएगी। कैपिटल भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो चलिए इसका इम्पैक्ट चेक करते हैं, क्या इम्पैक्ट होगा इसका। पहला इंपैक्ट जाएगा, कैश इंक्रीजेज, हाँ जी कैश इंक्रीज हो रहा है। स्टॉक डिक्रीजेज, बिल्कुल स्टॉक भी डिक्रीज हो रहा है। और कैपिटल इंक्रीजेज, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी को हमें देखने की जरूरत नहीं है। चलिए फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन पर चलिए। सोल्ड गुड्स टू युवराज, सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट ₹80,000। गुड्स सेल की हैं, गुड्स सेल की है मतलब स्टॉक डिक्रीज हुआ है। स्टॉक क्या है, एसेट है ना। स्टॉक क्या है, एसेट है, ध्यान रखिएगा। और युवराज को बेची है, तो युवराज एक क्रेडिटर, सॉरी डेटर बन गया हमारा। उधार में बेची है तो क्या बन गया, ये डेटर। डेटर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो डेटर भी क्या है, हमारी एसेट है। ठीक है, तो देखिए स्टॉक कम हो रहा है, रिवेन्यू इंक्रीजेज, एसेट्स इंक्रीजेज। रिवेन्यू इंक्रीजेज, एसेट्स डिक्रीजेज। रिवेन्यू डिक्रीजेज, एसेट इंक्रीजेज। और रिवेन्यू डिक्रीजेज, एसेट्स डिक्रीजेज। अब देखिए यहाँ पर गुड्स सेल हो रही हैं तो रिवेन्यू के बारे में बात हो रही है, क्योंकि स्टॉक बिकेगा। अब स्टॉक बिकेगा तो रिवेन्यू क्या होगा, उससे मेरा इंक्रीज होगा। एक और कॉन्सेप्ट इसने ऐड कर दिया, रिवेन्यू बढ़ गया। इसने एसेट्स को नहीं उठाया, इसने क्या किया बेसिकली, रिवेन्यूज को इंक्रीज कर लिया। ठीक है, रिवेन्यूज को अगर इंक्रीज कर लेते हैं तो देखिए क्या होगा, सेल्स करने से रिवेन्यू बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, तो रिवेन्यू इंक्रीजेज होगी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें डेटर्स, क्या डेटर्स भी बढ़ेंगे, हाँ डेटर्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि रिवेन्यू हमारा किसका पार्ट हो जाएगा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये हमारा हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का पार्ट हो जाएगा, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बारे में बात करने लग गया अब हमसे। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बात करें तो रिवेन्यू यहाँ आता है और एसेट्स यहाँ आती हैं। ठीक है ना, तो एसेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है, और रिवेन्यू भी क्या हो रहा है, इससे बढ़ रहा है। दोनों चीजें बढ़ रही है भाई। तो देखिए रिवेन्यू इंक्रीजेज एंड एसेट्स डिक्रीजेज, नहीं, रिवेन्यू इंक्रीजेज एंड एसेट्स इंक्रीज। ऑप्शन ए, फिफ्थ का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आई बात क्या है। यहाँ पर उसने इम्पैक्ट एसेट्स एसेट्स पे ना पूछकर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पूछ लिया। तो दोनों तरफ में सेल करने पर मेरी रिवेन्यू इंक्रीज होगी, तो रिवेन्यू इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड भी बढ़ेगी और लेफ्ट हैंड साइड भी बढ़ेगी। चलिए सिक्स पर आइए, परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर। अच्छा चलिए एक बात और बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में अगर आपसे अकाउंटिंग इक्वेशन पूछता, अकाउंटिंग इक्वेशन पूछता, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ होता, इसका इम्पैक्ट होता है बेटा ओनली ऑन एसेट साइड, जिसको ऑफसेट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, ऑफसेट, कि हमारे यहाँ पर स्टॉक जो है वो डिक्रीज हो जाता और डेटर्स जो है वो इंक्रीज हो जाते, ये इम्पैक्ट आता। लेकिन इसने क्योंकि सेल्स को रिवेन्यू में कन्वर्ट कर दिया, तो अब इम्पैक्ट क्या हुआ, मेरी एसेट्स तो बढ़ गई। ठीक है, एसेट तो बढ़ गई, और इधर से रिवेन्यूज भी इंक्रीज हो गए। रिवेन्यूज भी क्या हो गए, इंक्रीज, क्योंकि दोनों तरफ इम्पैक्ट हमें देखना पड़ेगा। चलिए, परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000। 50,000 रुपए का मैंने रघुवीर से उधार सामान खरीदा। परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर, तो रघुवीर से खरीद रहा हूं मतलब रघुवीर कौन बन गया, मेरा क्रेडिटर बन गया। और गुड्स खरीद रहा हूं मतलब मेरा स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और क्रेडिटर भी मेरे इंक्रीज हो रहे हैं, उधार में खरीद रहा हूं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें परचेजेस की, तो परचेज एक एक्सपेंस भी होता है ना, परचेज एक एक्सपेंस भी होता है। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है, एक्सपेंस और लायबिलिटी के बारे में। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एक्सपेंसेस आते हैं एसेट साइड में, और लायबिलिटी आती है, मतलब जो लायबिलिटी है वो ऑन द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ी है, हाँ जी बढ़ी है। क्या मेरे एक्सपेंस भी बढ़े हैं, हाँ जी एक्सपेंस भी बढ़े हैं। तो दोनों चीजें कहाँ बढ़ रही हैं, सिक्स में देखिए दोनों चीजें कहाँ बढ़ रही हैं, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, नहीं दोनों बढ़ रहे हैं। डिक्रीज इंक्रीज नहीं, डिक्रीज डिक्रीज नहीं, इंक्रीज इंक्रीज दोनों बढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। चलें क्वेश्चन नंबर सेवन पर। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या देखिए, इफ ए ट्रांजेक्शन हैज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग एन एसेट, अगर किसी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट एसेट्स के घटने पर है, कि उससे एसेट घट रही है,
इज द डिक्रीज रिकॉर्डेड एज ए डेबिट और एज ए क्रेडिट। अब बेटा हमने रूल्स पढ़े होंगे, 5 रूल्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच, जिसमें हमने CLEAR क्लियर एक वर्ड पढ़ा था, याद है आपको? तो इसमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हमने डिस्कस किए थे, और उन रूल्स में मैंने बताया था कि एसेट्स डेबिट करने से इंक्रीज होती है और एक्सपेंसेस भी डेबिट करने से इंक्रीज होते हैं, जबकि रिवेन्यूज डेबिट करने से घटेंगे, कैपिटल डेबिट करने से घटेगी, लाइबिलिटी डेबिट करने से घटेगी। और द वाइस वर्सा क्या हो जाएगा कि लाइबिलिटीज और कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस डेबिट करने से घटेंगे, एसेट्स भी डेबिट करने से घटेगी, और रिवेन्यू भी हमारा इंक्रीज होगा। इन व्हाट कंडीशन? जब वो क्रेडिट होगा। तो यह कह रहा है कि अगर कोई एसेट घट रही है तो हमने उसको डेबिट किया होगा या क्रेडिट किया होगा। अब एसेट कब घटेगी? जब हम उसे क्रेडिट करेंगे, है ना, तब हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेवंथ का ए। सेवंथ का ए, ठीक है ना। चलिए एट पर चलते हैं। इंक्रीज द एसेट्स, डिक्रीज द अनदर एसेट्स। एक एसेट्स में अगर कमी आ रही, वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, और दूसरी में गिरावट आ रही है, तो विल कोज्ड बाय, इनमें से किसके कारण होगा? बेटा इनमें से किसके कारण होगा? देखते हैं। ड्रॉइंग्स जो है, ड्रॉइंग्स, उससे क्या होता है कि कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, कैश भी घट जाता है ना। तो यहाँ तो एसेट्स के इंक्रीज करने की बात हो रही है। लाइबिलिटी पेड कर देंगे तो भी कैश घटेगा। परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, अगर आप एसेट्स खरीद रहे हो तो हमारी एसेट्स तो बढ़ेगी, है ना, और दूसरी तरफ क्रेडिटर बढ़ेंगे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। परचेज और सेल ऑन एसेट्स इन कैश, ये बिल्कुल एग्जैक्टली है। अगर कोई भी एसेट्स खरीदते हो या बेचते हो, वो भी नगद में, तो क्या होगा? जर्नल एंट्री होती है आपकी, एसेट टू कैश या फिर कैश टू एसेट, है ना। अगर खरीदी है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, और बेची है तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट। दोनों की दोनों क्या है? एसेट्स है। एक इसमें एसेट बढ़ रही है, इसमें एसेट घट रही है, और इसमें भी देखें तो एसेट बढ़ रही है और एसेट घट रही है। इसने भी यही कहा है, एसेट बढ़े और एसेट घटे। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? नाइन्थ क्वेश्चन पर चलें। एक बार हम इंप्रेशन दे दीजिए, क्या नाइन्थ क्वेश्चन पर चलें? बताइए। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। पेड टू क्रेडिटर ₹8,000, अगर 8,000 रुपये क्रेडिटर को पेड करोगे तो अगेन मेरी क्या है? एसेट्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी तो मतलब कैश घट जाएगा। और दूसरी तरफ मेरी लाइबिलिटीज जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। लाइबिलिटी में क्या घट रहे हैं? क्रेडिटर्स घट रहे हैं। तो बताइए क्या इंपैक्ट पड़ना है इस पे? कैश इंक्रीज हो रहा है? नहीं, कैश तो डिक्रीज हो रहा है। कैश डिक्रीज हो रहा है? हाँ डिक्रीज हो रहा है। एक तो कैश डिक्रीज यहाँ है और एक कैश डिक्रीज यहाँ है, तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो काट दो। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो काट दो। अब आइए दूसरी तरफ, क्रेडिटर पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? क्रेडिटर भी घट रहे हैं, क्रेडिटर भी घट रहे हैं। तो क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ हो रहे हैं इंक्रीज, तो ऑप्शन डी भी कट जाएगा। तो ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है, और ऑप्शन ए भी नहीं है, तो ऑप्शन बी ही केवल हमारा आंसर बचा। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो चलें आगे। बताइए चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्स कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब ये कौन सी कैपिटल हो गई इसकी? ओपनिंग कैपिटल। और 31 मार्च 2019 को एसेट्स कितनी है? 8 लाख रुपए की, मतलब ये कौन सी एसेट हो गई? क्लोजिंग एसेट्स। क्लोजिंग एसेट्स। और लाइबिलिटीज भी दे रखी है, मतलब क्लोजिंग लाइबिलिटीज। ठीक है, क्लोजिंग लाइबिलिटीज। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है बेटा। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स कितनी है क्लोजिंग की? 8 लाख रुपए। लाइबिलिटीज कितनी है? 50,000। और कैपिटल कितनी हो जाएगी? 7.5 लाख रुपए। बोलो क्लियर हो गई? 7.5 लाख रुपए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अगर ये आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है, तो हम इंप्रेशन दीजिए या मैसेज कर दीजिए, आई विल अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। विच ट्रांजेक्शन विल डिक्रीज द एसेट्स एंड डिक्रीज द कैपिटल, इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन एसेट्स को घटाएगी और कैपिटल को भी घटाएगी? तो देखिए ड्राइंग्स, ड्राइंग्स जो है वो मेरी क्या करती है? कैपिटल को घटाती है ना, और एसेट्स को भी घटाएगी। ड्राइंग्स, ये हो सकता है ऑप्शन सी। चलिए एक बार इसको होल्ड करेंगे। ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस, क्या एक्सपेंसेस भी कम करते हैं क्या?
हाँ, एक्सपेंसेस से भी कैश घटता है, एक्सपेंसेस से भी कैपिटल घटती है, तो एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। बट एक ऑप्शन में दिया गया है इसमें ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस, तो मतलब दोनों के दोनों भी तो हैं, तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट करेंगे तो मेरी एसेट्स बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो एसेट तो बढ़ घटनी चाहिए लेकिन घट नहीं रही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और एक्सपेंडिचर खाली होगा नहीं, ड्राइंग खाली होगी नहीं, क्योंकि दोनों को मिलाकर दिया गया है ड्राइंग और एक्सपेंसेस, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन डेबिट मीन्स, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन डेबिट मीन्स, अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं तो डेबिट का मतलब होता है आइदर इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, ठीक है, और डिक्रीज इन कैपिटल लाइबिलिटी एंड रिवेन्यू, डिक्रीज इन कैपिटल लाइबिलिटी एंड रिवेन्यू। तो ये कह रहा है डिक्रीज इन लाइबिलिटी, हाँ हो सकता है। डिक्रीज इन एसेट, बेटा अगर डेबिट का मतलब डिक्रीज इन एसेट होगा तो ये नहीं होगा। इंक्रीज इन एसेट, हाँ ये हो सकता है ना, एसेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर गलत लिखा गया है, क्योंकि देखो लाइबिलिटी तो घट रही है, एसेट्स भी बढ़ रही है, और अगर दोनों बढ़ रही है तो ऑल ऑफ दीज आंसर नहीं होना चाहिए, या तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी आंसर होना चाहिए। ठीक है, बोथ ए एंड सी आंसर होना चाहिए। या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन में केवल डेबिट मीन्स को अगर परफेक्टली ऑप्ट करें तो हम ये कह सकते हैं केवल इंक्रीज इन एसेट, फिर हम कैपिटल लाइबिलिटी रिवेन्यू को घटने से रिलेटेड नहीं लेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इस पे हम बेसिक रूल अगर लगाएं CLEAR क्लियर के, तो उसमें एसेट्स को डेबिट का मतलब क्या बोलते हैं, इंक्रीज करना। तो आप अगर देखो दो चीजों में अगर मैं कहूँ ऑप्शन ये गलत है, तो ये ऑप्शन होना चाहिए इंक्रीज इन एसेट, जो कि पहले ही दे रखा है, तो मतलब ये ऑप्शन तो इसने गलत नहीं लिया होगा। अगर गलत ले भी लिया होता तो इंक्रीज इन एसेट होता तो काम चल जाता, या डिक्रीज इन लाइबिलिटी या डिक्रीज इन कैपिटल या डिक्रीज इन रिवेन्यू होता तो बात बन जाती। अब तीनों में से मुझे एक ऑप्शन अगर बेस्ट ऑप्ट करना है तो मैं कौन सा ऑप्शन बेस्ट ऑप्ट कर लूंगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, केवल इसमें लिखा है इंक्रीज इन एसेट्स, और अकाउंटिंग इक्वेशन में बेसिकली क्लियर अप्रोच को अगर अप्लीकेबल किया जाए तो एसेट्स का मतलब ही डेबिट होता है, डेबिट का मतलब डेबिट टू इंक्रीज इन एसेट्स। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ ऑप्शन में लेंगे, या फिर बोथ ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर बोथ ए एंड सी होना चाहिए, जो कि यहाँ है नहीं, तो इसलिए हम इंक्रीज इन एसेट्स को ऑप्ट कर लेंगे। चलिए 13th क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ परचेजिंग गुड्स फॉर 20,000 फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट? महेश से उधार में गुड्स खरीद रहा हूं, तो मतलब स्टॉक मेरा इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटीज मेरी इंक्रीज हो रही है, और 20,000 रुपए का गुड्स खरीद रहा हूं तो स्टॉक मेरा इंक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है। स्टॉक स्टॉक इंक्रीज एक यहाँ है, स्टॉक इंक्रीज एक यहाँ है, और लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्रेडिटर्स यहाँ डिक्रीज, और ये भी डिक्रीज इंक्रीज दोनों ऑप्शन में नहीं है। दोनों क्या होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए। ये इंक्रीज डिक्रीज है तो ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा, ये डिक्रीज डिक्रीज तो ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा, तो ये केवल ऑप्शन नंबर सी में ही दोनों बढ़ रहे हैं ना, क्रेडिटर भी बढ़ रहे हैं और लाइबिलिटी यानी सॉरी एसेट्स भी बढ़ रही है, स्टॉक भी बढ़ रहा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 पर चलती है। इंक्रीज इन एसेट्स और एक्सपेंसेस हैज, अगर इंक्रीज इन एसेट्स और एक्सपेंसेस हैज, अगर एसेट बढ़ेगी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो मतलब उनका बैलेंस कैसा होगा, डेबिट बैलेंस होगा। कैसा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, तो डेबिट बैलेंस विल बी देयर। 14th ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 15th का आंसर देखते हैं। वट shall बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल इफ कैश इज 5,000? ठीक है, कैपिटल का अमाउंट निकालना है, कैश दे रखा है, फर्नीचर 12,000, स्टॉक 30,000 और क्रेडिटर 6,000। तो मेरे पास अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब एसेट्स में क्या क्या दे रखा है, 5,000 का मुझे कैश दे रखा है, 12,000 का मुझे फर्नीचर दे रखा है, 30,000 का मुझे स्टॉक दे रखा है, इनको जोड़िए। लाइबिलिटी में क्या दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं मुझे कितने के, 6,000 के, और कैपिटल मुझे फाइंड आउट करनी है। तो ये टोटल कितना हो गया एसेट्स में बताइए, 30, 12, 42, 5, 47, 47,000, ठीक है, और ये है 6,000, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 47,000 माइनस में 6,000 इज इक्वल टू 41,000। तो 41,000 कहाँ है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए ऑप्शन ए आपको समझ में आया कैसे करेक्ट आंसर हुआ?
अगर क्लियर हुआ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलिए। वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन डेबिट मीन्स, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो डेबिट का क्या मतलब होता है? डेबिट का मतलब होता है अगेन इंक्रीज इन एसेट्स, अगेन इंक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन एक्सपेंसेस ऑल्सो। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इंक्रीज इन एसेट्स एज वेल एज एक्सपेंसेस, दोनों लेकर चलने हैं आपने। क्या लेकर चलने हैं? दोनों लेकर चलने हैं। बताइए क्या आपको ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है हमारा? 17। क्वेश्चन 17 क्या कहता है? इफ ट्रांजेक्शन हैज इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग ए लाइबिलिटी एंड डिक्रीज रिकॉर्डेड एज ए डेबिट और क्रेडिट। तो अगर मान लीजिए लाइबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है तो मतलब वो डेबिट होगा, तो इट विल बी ए ऑप्शन है ना। 17 का ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेबिट मींस डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। चलिए 18th पर आइए। 18th क्या है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्रेडिट मींस, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में क्रेडिट का मतलब पढ़ेंगे तो क्रेडिट का मतलब होता है इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन रिवेन्यू। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन लायबिलिटी। यहाँ देखिए सी और बी अलग अलग दिए हैं जबकि ए में इकट्ठे दिए हैं, तो ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्रेडिट मींस इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 19 पर आइए। द टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस इज रुपीज 10 लाख एंड कैपिटल रुपीज 4 लाख। कैलकुलेट क्रेडिटर्स, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। तो टोटल एसेट्स कितनी है? 10 लाख की। कैपिटल कितनी है? 4 लाख की। तो 6 लाख बच गए क्रेडिटर्स के, है ना, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये 10 लाख है, ये निकालनी है, और कैपिटल 4 लाख है, तो ये कितनी बच जाएगी? 6 लाख बच जाएगी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? इंक्रीज इन लाइबिलिटी और इनकम ऑलवेज हैज ए। अब लाइबिलिटी और इनकम में अगर इंक्रीज होगा तो दे ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस। कैसा बैलेंस होगा उनका? क्रेडिट। फिर मैं बार बार बताऊं आपको, तो ये सुनिए। क्लियर का क्या मतलब होता है मुझे बताइए? क्लियर का मतलब होता है इधर डेबिट और क्रेडिट। क्लियर में कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ती है, लायबिलिटी क्रेडिट करने से बढ़ती है, और रिवेन्यू कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ते हैं, और एक्सपेंसेस और एसेट्स डेबिट करने से बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है इंक्रीज इन लायबिलिटी और इनकम ऑलवेज एज ए क्रेडिट बैलेंस। कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है विड्रॉ ऑफ कैश द कैपिटल अकाउंट, सो कैपिटल अकाउंट इज। तो आपको बताना भाई विड्रॉल ऑफ कैश से क्या होगा। अगर कैश निकाल रहे हो तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, है ना। क्या होगा? रिड्यूस द कैपिटल अकाउंट, रिड्यूसेस द कैपिटल अकाउंट, सो कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा? डेबिट हो जाएगा, डेबिटेड, ठीक है। चलिए 22वें क्वेश्चन पर आइए। फॉर एवरी डेबिट देयर इज कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है ऑफ इक्वल अमाउंट, ऑफ इक्वल अमाउंट। एसेट्स इज इक्वल टू गिवन है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बताइए क्या मिसिंग है यहाँ पर? एसेट्स दी हैं, लायबिलिटीज दी हैं, कैपिटल मिसिंग है। तो बताइए कैपिटल कितनी हो जाएगी? 15,000, है ना, 15,000। 40 माइनस 25, 15,000 रुपए, 15,000। क्रेडिट मीन्स इंक्रीज इन, क्रेडिट से क्या क्या इंक्रीज होता है भाई? क्रेडिट मीन्स इंक्रीज इन, क्रेडिट से क्या क्या इंक्रीज होता है बताइए? क्रेडिट से क्या क्या इंक्रीज होता है? क्या आपकी कैपिटल बढ़ती है? हाँ जी कैपिटल तो बढ़ती है। क्या लाइबिलिटीज भी बढ़ती हैं? हाँ जी लाइबिलिटीज भी बढ़ती हैं। क्या रिवेन्यूज बढ़ते हैं? हाँ जी रिवेन्यूज भी बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल, लाइबिलिटी और रिवेन्यू तीनों बढ़ जाएंगे हमारे। चलिए 25वां। क्रेडिट मीन्स इंक्रीज इन, क्रेडिट का क्या मतलब होता है? इंक्रीज इन। बताइए क्रेडिट इंक्रीज इन। अगेन सेम क्वेश्चन है, क्रेडिट मीन्स इंक्रीज इन कैपिटल, लाइबिलिटी और रिवेन्यू, ठीक है, और रिवेन्यू। चलिए कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस और माइनस लाइबिलिटीज। बताइए प्लस और माइनस लाइबिलिटीज। इट इज प्लस, इट इज प्लस। सॉरी 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 गलत लिख दिया मैंने, है ना। एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज होती है, यही तो गलती करूंगा मैं बोर्ड एग्जाम में भी। देखो माइनस आएगा क्योंकि एसेट्स में से क्या घटा रहे हैं? लाइबिलिटीज घटा रहे हैं। चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 27 पर आइए। डेबिट मीन्स इंक्रीज इन इधर एक्सपेंसेस और एसेट्स, या तो एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और या एसेट्स बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है ना। चलिए प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल सो इट इज टू बी, अगर प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा रहे हैं तो ये क्या होगा? इट इज टू बी एडिड, इट इज टू बी एडिड, ये क्या होगा? ऐड होगा। इट इज टू बी एडिड, ऐड होगा, और कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी।
चलिए 29 पर आइए। एसेट्स किसके बराबर होती हैं? एसेट्स बराबर होती हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? डेबिट मींस इंक्रीज इन इधर एक्सपेंसेस और एसेट्स, या तो एक्सपेंस बढ़ जाएंगे या एसेट बढ़ जाएगी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकल बेस्ड है, उनको भी पढ़ लेते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन कैपिटल। बट कोई भी, आप जरूरी नहीं है जो यहाँ आंसर दिया वही आपने बताना है, आप अपने पास से कोई भी आंसर दे सकते हैं। डिक्रीज इन लाइबिलिटी और इंक्रीज इन कैपिटल, तो अगर हम ये कहें कि भाई लोन को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, जो इसने एग्जांपल दिया है, दैट इज एन एग्जांपल, लोन को कैपिटल में कन्वर्ट करना। या मैं ये कहूं कि मान लीजिए मेरे पास क्रेडिटर हैं 50,000 रुपए के, ठीक है ना, क्रेडिटर कितने के? 50 के, और मैं इनको पेड कर देता हूँ इन फुल सेटलमेंट ₹47,000। तो मुझे 3,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी? इससे इंक्रीज, और लाइबिलिटी मेरी 50,000 से क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इवन तो इसका इम्पैक्ट हमारा एक एसेट्स पर भी पड़ेगा, जिसमें मेरी कैश जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना, क्योंकि 47,000 मुझे नगद भी तो देने पड़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन? व्हाट इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन, बताइए क्या होता है? ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग व्हिच shows that assets of business are always equal to total of capital and liabilities, or you we will express it in the mathematical form। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी कहलाता है, मैथमेटिकल क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन भी कहलाता है। दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और कई बार इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोल देते हैं, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इंक्रीज ऑफ इनकम इन एसेट्स एंड डिक्रीज ऑफ अनदर एसेट्स। बताइए, आपको दो एग्जांपल देने हैं जिससे कि मेरी इनकम इंक्रीज हो, इंक्रीज ऑफ इनकम इन एसेट्स और डिक्रीज ऑफ अनदर एसेट्स। तो कोई तो एग्जांपल दे दीजिए। मान लो मैं कहूँ कि मुझे डेटर से पैसा मिला, तो मेरे इनकम के तौर पे तो कैश, मतलब एसेट बढ़ जाएगी, कैश बढ़ जाएगा और डेटर घट जाएंगे। और दूसरा, अगर मैं कहूँ बैंक में पैसा जमा कराया, तो कैश घट जाएगा और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। या आप कोई भी और अनदर एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ गुड्स मैंने बेच दी, गुड्स मैंने क्या कर दी? सेल कर दी। तो मेरी क्या हो जाएगी? स्टॉक घट जाएगा और डेटर्स बढ़ जाएंगे। उधार में बेचूंगा तो, या नगद बेचूंगा तो कैश से बढ़ जाएगा। तो एसेट घटेगी, एसेट बढ़ेगी। लेकिन इन द फॉर्म ऑफ इनकम की बात करेंगे, तो अब जब हम ऐसी बात करते हैं तो या तो डेटर से पैसा लेते हैं या बैंक में पैसा जमा कराते हैं। चलिए 34 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? गिव फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन बताइए क्या है हमारी। तो फंडामेंटल तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक ही है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यही एक फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है, और कोई इक्वेशन हमारी फंडामेंटल में काउंट नहीं होती है। चलिए 35, गिव एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन कैपिटल, दोनों बढ़ जाएं। तो भाई बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश भी बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगी, कैश भी बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगी। गिव अनदर आंसर, गिव अनदर एग्जांपल ऑल्सो। आपको कोई और एग्जांपल भी देना है इसके अलावा। अनदर एग्जांपल दीजिए जिससे मेरी क्या हो रहा हो? कैश बढ़ रहा हो और कैपिटल बढ़ रही है। तो मैं लिख दूं? मैं लिख दूं, बताओ। रेंट रिसीव्ड, क्या रेंट रिसीव्ड से मेरा कैश बढ़ जाएगा? हाँ जी, कैश बढ़ जाएगा, एसेट होती है ना, हाँ। और कैपिटल भी बढ़ जाएगी क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है। चलिए आगे चलते हैं 36। इफ टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ₹10 लाख एंड कैपिटल इज ₹4 लाख, देन क्रेडिटर विल बी, एसेट्स दे रखी हैं और कैपिटल दे रखी है, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 6 लाख रुपए। और 6 लाख रुपए हमारे क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर्स बन जाएंगे, लाइबिलिटी बन जाएगी। तो क्रेडिटर विल बी ऑफ ₹6 लाख। क्वेश्चन नंबर 37 बताइए, गिव एन एग्जांपल ऑफ डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। किसी भी एक एसेट में कमी, किसी भी एक लायबिलिटी में कमी, दोनों में कमी होनी चाहिए। तो हम लोन को रीपेड कर दें, क्रेडिटर को पेड कर दें, तो हमारा कैश भी घटेगा और लायबिलिटी भी घटेगी। तो पेमेंट टू क्रेडिटर एंड रीपेमेंट ऑफ लोन विल बी द करेक्ट आंसर, राइट, ठीक है। 38 बताइए, बताइए बिजनेस में 5 लाख रुपए की तो कैपिटल है और 2 लाख रुपए की लायबिलिटीज है, टोटल एसेट कितनी होंगी? तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज दैट इज 7 लाख। तो 7 लाख रुपए हमारी टोटल एसेट्स बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 39, गिव एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटी। कोई भी एक एग्जांपल दीजिए जिससे एसेट्स बढ़ जाए और लाइबिलिटीज घट जाएं। अगर, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बोल दिया, एसेट्स भी बढ़ जाएं और लाइबिलिटीज भी बढ़ जाएं।
तो भाई कोई भी एग्जांपल, कोई भी चीज उधार में खरीद लो, गुड्स खरीद लो, फर्नीचर खरीद लो, बिल्डिंग खरीद लो, क्या होगा इससे? एसेट भी बढ़ेगी और मेरे लायबिलिटी में क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 40। आर commenced business on 1st April 2018 with capital of rupees 6 lakh, that is opening capital। 31 मार्च 2019 को उनकी एसेट्स थी 8 लाख, दैट इज क्लोजिंग एसेट्स। एंड क्लोजिंग एसेट्स है बेटा ये। लाइबिलिटीज 50,000 थी, ये भी क्लोजिंग लाइबिलिटी हो गई। फाइंड आउट इज क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी? 8 में से 50 गए, 7.5 लाख रुपए। ये ऊपर भी कर आए थे हम ना, अभी ऊपर कर आए थे। और 6 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल कितनी? 6 लाख रुपए। और कह रहा प्रॉफिट भी बताओ, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई? 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट, क्योंकि क्लोजिंग 7.5 है, ओपनिंग 6 लाख है, तो मतलब 1.5 लाख किस चीज के हैं? 1.5 लाख प्रॉफिट के ही होंगे जो हमने कमाए हैं, है ना। तो ये हमारा आज का यूनिट खत्म हुई, अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, चैप्टर नंबर 6 और 7। आपकी बुक में 7 हो सकता है, तो 7 चैप्टर आप इसे ऐड कर लीजिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और अगर हमारे पास समय है तो क्या हम थोड़ा कंटिन्यू कर लें कुछ बेसिक क्वेश्चंस? 10 तक कर लेते हैं ना, 10 तक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी क्लास में आगे कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए रूल आपके हिसाब से आपने हाँ भरी है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं करवाता बिल्कुल भी। प्रीपेड रेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, मैंने इसको कल के यूटी में डाल रखा, ध्यान रखना। ठीक है, आप कर लेना इस क्वेश्चन को, पता नहीं कहाँ से आएगा पेपर तो, लेकिन आप कर लेना, आएगा जरूर। प्रीपेड रेंट कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। प्रीपेड हो, आउटस्टैंडिंग हो, या फिर आपका एक्रूड्स हो, या फिर अनएक्रूड्स हो, ध्यान रखिएगा, इस चारों के चारों कौन से अकाउंट हैं? पर्सनल अकाउंट्स हैं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल में कौन से अकाउंट है? कौन आंसर देगा? कौन आंसर देगा बताइए? पर्सनल में कौन से अकाउंट है? पर्सनल में ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल सही, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, सही एकदम। ठीक है, कौन कितने प्रकार के होते हैं पर्सनल अकाउंट? 3 प्रकार के होते हैं, बताओ। रियल नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है। प्रीपेड सैलरीज है, अगेन प्रीपेड रेंट अगर पर्सनल अकाउंट है तो प्रीपेड सैलरी कोई अलग से होगा, ये भी कौन सा अकाउंट होगा? मेरा पर्सनल अकाउंट ही होगा, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्सनल अकाउंट? एसबीआई अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट और बैड डेट्स अकाउंट। ये लॉस, ये नॉमिनल, ये नॉमिनल, बचा कौन सा? एसबीआई। एसबीआई कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। चलिए फोर्थ पर आइए। नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स, नॉमिनल अकाउंट किसे रिप्रेजेंट करता है बताइए? प्रॉफिट गेन को, हाँ। लॉस एक्सपेंसेस को, हाँ। बोथ ए एंड बी को, हाँ। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिफ्थ पर आइए। एसबीआई अकाउंट इज ए, एसबीआई अकाउंट कौन सा है? अभी पढ़ा था हमने। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, होता तो पर्सनल ही है लेकिन आर्टिफिशियल होता है, क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है, लॉ के द्वारा बनाया गया होता है। इज इट क्लियर? चलिए, कैश अकाउंट इज ए, कैश अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। कैश अकाउंट कैसा अकाउंट होता है बेटा? रियल अकाउंट होता है। Which of the following is a representative personal account? So outstanding salary is a representative personal account. चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉमिनल अकाउंट? बताइए नॉमिनल अकाउंट कौन सा इनमें से? रेंट अकाउंट, वेरी गुड, रेंट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, बहुत बढ़िया। नाइन्थ, गुडविल कैसी एसेट होती है? इंटेंजिबल एसेट होती है, इंटेंजिबल एसेट, बहुत बढ़िया बेटा। लास्ट क्वेश्चन आज और कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को करेंगे वाइंड अप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल अकाउंट? क्या बिल्डिंग दिखाई देती है? हाँ। क्या टच कर सकते हैं? हाँ। क्या फील भी कर सकते हैं छूकर? हाँ। तो बिल्डिंग इज अ रियल अकाउंट। सैलरी नॉमिनल होता है, बैंक अकाउंट एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, और रेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ये हमारे ऑप्शन में नहीं आएंगे, हमारे ऑप्शन में क्या आएंगे? केवल बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, तो प्लीज आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाएगा चैप्टर नंबर 7 से, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको समझ में आई हो क्लास तो थम्स अप दीजिए, अदरवाइज जो है फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।